वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये आपकी हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एलटी टेट की बात करिए, आप एलटी कमीशन की बात करिए या फिर पीजीटी हिंदी की बात करें, यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न अवश्य रिपीट होते दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे पहले ये पूछे गए हैं और आगे आने की भी इसकी पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने इसका। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा ही होगा कि पीजीटी हिंदी के लिए नोटिफिकेशन या रोस्टर निकाला गया था कि लगभग 117 के आसपास हिंदी में पोस्टें आने वाली है। तो इसको ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। बाकी अगर कोर्स को लेना है तो आप हमें 8219312129 ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके इसके संबंध में जानकारी ले सकते हो। 8219312129 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, वो फ्री हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं, इसलिए वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। बाकी शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, पूछा गया है यहाँ पर, कामधेनु में संज्ञा का कौन सा रूप है। तो जो कामधेनु में संज्ञा का रूप पूछा गया है, तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 27, रसोई घर में कौन सा समास है। तो जो रसोई घर है यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है अघोष ध्वनि का चयन करें। तो जो यहाँ पर अघोष ध्वनि होगी विकल्प ए, च। अक्सर परीक्षा में बनते हैं, तो ध्यान में रखकर आप इसे देखिएगा। अगर आगे प्रश्न बनेगा तो आप इसे सही करोगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर घोष क्या होता है या फिर अघोष क्या होता है, देखिए, घोष से तात्पर्य होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं आपके घोष या सघोष। इसी के साथ यहाँ पर बात की गई थी अघोष की, तो इसे देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, तो उन्हें अघोष कहा जाता है। जो अघोष होती हैं, तो ये होते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ से आप मिलान करिएगा इसका। अगला प्रश्न है 29, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या है। तो 29 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 30, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो जो रामचरितमानस है ये लिखा गया है अवधी भाषा में। कितनी ही परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको निरंतर इसको बताता भी रहता हूँ मैं। प्रश्न बनेगा कि ये रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की ये रचना हो जाएगी। फिर प्रश्न बनेगा कि रामचरितमानस है, इसमें कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। प्रश्न ये बनेगा कि जो रामचरितमानस है इसके रचनाकार तुलसीदास हो गए, कांड इसमें 7 हो गए, और जो इसका मुख्य विषय क्या है, तो प्रभु श्री राम के आदर्श जो इनका जीवन था उसके बारे में बतलाना। फिर ये प्रश्न बनेगा कि जो रामचरितमानस है इसे, अगर प्रश्न ये बनेगा कि रामचरितमानस है इसे किस छंद में लिखा गया है, तो दोहा चौपाई में इसे लिखा गया है, दोहा चौपाई में, और ये प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है, इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 31, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 का सही जो विकल्प हो जाएगा, तो ये होगा विकल्प ए, 1893 में।
पूछा जाएगा नागरिक पिचानी पत्रिका कब निकली थी? 1896। दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो जो देवनागरी लिपि है इसकी उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मी से। जो सही विकल्प हो जाएगा 32 का, तो ये होगा विकल्प बी। आपको प्रश्न है, आपने बताना जो मराठी है इसकी कौन सी लिपि है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो जो 33 में सही विकल्प होगा शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आजीविका, आजीविका इस प्रकार से लिखा जाता है, आजीविका का ये शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है 34, कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर जो शब्द सही होगा 34 में, तो वो होगा विकल्प बी, पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनीय। अगला प्रश्न है 35, अगम शब्द है, तो बताना है ये अगम शब्द कैसा है। तो जो 35 का सही विकल्प होगा तद्भव, तद्भव शब्द है अगम। अगला प्रश्न है यहाँ पर 36, उबटन का तत्सम रूप है। उबटन का जो तत्सम रूप होगा तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर उद्धर्तन, उद्धर्तन। अगला प्रश्न है 37, तरंग किसका पर्यायवाची है? तो जो तरंग होगा तो ये हो जाएगा आपका पर्यायवाची उर्मी का, सी सही विकल्प। अगला है राग का विलोम शब्द है, तो जो राग का विलोम शब्द होगा विराग, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 39, नक्षत्रों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है नक्षत्रों का समूह? तो ये कहलाता है गण, विकल्प ए सही होगा 39 का। फिर अगला प्रश्न है 40, अपर अपार शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो अपर अपार शब्द युग्म का सही अर्थ होगा विकल्प बी, दूसरा और असीम। अपर का होगा दूसरा, अपार का होगा असीम। अगला प्रश्न देखिएगा 41, अभ्यंतर का सही अर्थ है। तो 41 का सही विकल्प हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग, इसे अभ्यंतर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 40, ये देख लिया हमने, 41 भी देख लिया, 42 देख लेते हैं। आधी रात का समय के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ और तथ्य भी बता देता हूँ, जैसे आधी रात्रि के समय को कहा जाता है निशीथ। 42 का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। इसी के साथ देखिए और तथ्य बता देता हूँ, कई बार ये भी पूछा जाता है निशीथ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जो निशीथ शब्द है इसका अर्थ निकलता है अर्धरात्रि, अर्धरात्रि। फिर यहाँ से देखिए तारों वाली रात को क्या कहा जाता है? तारों वाली रात को कहा जाता है विभावरी। तारों वाली रात को क्या कहा जाता है? विभावरी। भोर का समय इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उषा काल, उषा काल इसे कहा जाता है। फिर सूर्यास्त का समय या फिर संध्या को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रदोष। तो कुछ एक तथ्य आपको बताए, इनका आपने ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। फिर देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अष्टाध्यायी। क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। फिर सबसे आगे रहने वाले को क्या कहते हैं? अग्रणी। फिर 2 वेदों को जानने वाले इसे क्या कहते हैं? द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उदाहरण के लिए।
फिर दूर की सोचने वाला, इसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। तो ये तथ्य याद रखिए, परीक्षा में भविष्य में बन सकते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 43। तो इसमें क्या पूछा गया है? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। तो जो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा, मादा मगरमच्छ, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है। तो बताइएगा गुण संधि का उदाहरण क्या है? तो जो गुण संधि का उदाहरण है, 44 का सही विकल्प होगा, विकल्प ए महर्षि। ये गुण संधि का उदाहरण होगा। फिर देखिए जो 44 का सही विकल्प है, महर्षि में है गुण संधि। इसी के साथ थोड़े से तथ्य आपको और भी बता देता हूँ। जो गुण संधि है ये आता है आपके स्वर संधि के अंतर्गत, ध्यान रखना है आपने। पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर यहाँ पर देखिए नाम आता है गुण संधि का। तो इसकी क्या परिभाषा है? जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। क्या है? जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बन जाता है। जब अ आ के साथ उ हो तो ओ बनता है। और जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। यह गुण संधि का उदाहरण है। देखिए फिर से बताता हूँ। जब संधि करते समय अ और आ के साथ ई हो तो क्या बनता है? ए बनता है। फिर आगे देखिए। फिर जब गुण संधि की बात करते हैं, फिर अगर अ आ के साथ उ हो तो क्या बनता है? फिर बनेगा ओ। फिर अ आ के साथ अगर री हो, री ऋषि वाला, तो क्या बनेगा? तो बनेगा अर। ये नियम आपने याद रखना है। इसे कहते हैं गुण संधि की परिभाषा। उदाहरण के लिए नर जमा इंदर, इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा नरेंद्र। यह है इसका उदाहरण। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में प्रत्यय है? तो जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी खुशहाल। 45 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, 45 का नहीं, माफ करना, यहाँ पर 45 का सही विकल्प होगा ए, ननिहाल में होगा प्रत्यय, सी में नहीं, गलत कर दिया ये, 45 का ए। अगला प्रश्न देखिएगा 46, राकेश आया होगा वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? 46 का क्या सही होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा संदेहवाचक। राकेश आया होगा, ये थोड़ा सा संदेह बता रहा है कि आया भी होगा या नहीं होगा, जो लगी है यहाँ पर, इसे संदेह पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न है 45, किस शब्द में प्रत्यय है? तो विकल्प ए, ननिहाल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 47, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। याचक को भी अपना डैश भोजन नहीं देना चाहिए। तो 47 का सही विकल्प होगा उच्छिष्ट, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 48, इसमें आपसे पूछा गया है जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है तब वहां पर? तो वहां पर लगाया जाता है योजक चिन्ह, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है 47, ये देख लिया हमने, ये भी हो गया 48 भी। अगला है 49, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी। तो किसने दी श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा? तो ये दी थी भोजराज के द्वारा, विकल्प ए सही होगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ से ध्यान रखिए, श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ये सही रूप होता है श्रृंगार लिखने का। फिर जो भरत मुनि है, इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी, शांत रस को ये रस नहीं मानते। और जो आनंदवर्धन है, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भवभूति, ये भी रसों को महत्व देते हैं।
अगला प्रश्न है 50, आचार्य केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? तो जो केशव दास है इनके द्वारा रसिक प्रिया में रस का विवेचन किया है। 50 का सही विकल्प सी होगा। फिर केशव दास से प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो केशव दास किस काल से संबंधित हैं? तो ये थे रीतिकाल से संबंधित। फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो रामचंद्रिका किसकी रचना है, कवि प्रिया किसकी रचना है, रसिक प्रिया किसकी रचना है, विज्ञान गीता किसकी रचना है। ये चारों रचनाएं केशव दास की ही होंगी। फिर ये पूछा जा सकता है कि केशव दास का समय क्या है? 1555 ईस्वी इनका समय माना जाता है। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो केशव दास को ऐसे कौन विद्वान है जो इन्हें रीतिकाल में नहीं मानते, भक्ति काल में मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ये ऐसे विद्वान हैं। फिर देखिए किसने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रचना की थी? तो ये केशव दास थे। इन्होंने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका को लिखा था। रामचंद्रिका क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपने संवादों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा हेतु ये। फिर देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचा, लगभग 25-30 प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए। तथ्य यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बताए हैं जो आपकी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हर एक तथ्य को आपने नोट करना है क्योंकि परीक्षा में ये बन सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। पीजीटी हिंदी के लिए जैसे कि आपको बताया वैकेंसी आने ही वाली है जल्दी, लगभग 117 के आसपास वैकेंसी होगी। और एलटी टेट के लिए क्रैश कोर्स 40 डे का लॉन्च कर दिया है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको 40 डेज़ में एलटी टेट का सारा जानकारी दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप एलटी टेट के लिए नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो धन्यवाद।